विद्यार्थी मित्र, इसके पहले हमने प्रकरण 4 रोजनामचा के अंतर्गत हमने व्यवहारों की दोहरी असर, जिसके अंदर उधार और जमा के आधार पर रोजनामचा सीखा। और अब ये चैप्टर नंबर 5 है, हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार। इसके अंदर हम रोजनामचा के साथ साथ व्यवहारों की दोहरी असर जो हम रोजनामचा में दर्शाते हैं वो, और उसकी हिसाबी समीकरण जिसको हम कहते हैं A बराबर C+L, ये समीकरण हिसाबी समीकरण कहलाता है जो पक्की तलपट पर आधारित होता है। तो हम देखेंगे कि प्रत्येक आर्थिक व्यवहार का असर पक्की तलपट में, या जिसे हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, उसमें किस तरह से उसका असर होता है, प्रभाव होता है, और किस तरह से पक्की तलपट के जो 2 अंग होते हैं, पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना, दोनों अंगों का टोटल कैसे बराबर हो जाता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। और अगर हम प्रकरण 4 रोजनामचा अच्छी तरह सीखे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक ही वीडियो में ये मैं आपको हिसाबी समीकरण अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करूं, और आप भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। और चलिए अब देखते हैं प्रकरण 5 आपकी किताब से, हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार। विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 5 देखते हैं। तो प्रकरण 5 में हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार, अकाउंटिंग, इसके अंदर दिया अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से आपको ये हिसाबी समीकरण के बारे में आपको समझना है। तो इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी हम भाग 2 में, अकाउंटेंसी पार्ट 2 में हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स, वार्षिक हिसाब। तो वहाँ पर हम पक्की तलपट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम खाली इस चैप्टर को समझने भर के लिए इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। तो ये पक्की तलपट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस शीट, और इसको दूसरा हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। तो आर्थिक चिट्ठा अथवा पक्की तलपट अथवा बैलेंस शीट इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो ये इसके मुख्य 2 अंग होते हैं। पहला अंग इसका होता है पूंजी और दायित्व, जो ये पत्रक स्वरूप होता है, जिसके जो है बाएं पक्ष में, लेफ्ट साइड में पूंजी और दायित्व होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और इसके दाहिने पक्ष में, राइट साइड में होता है संपत्तियां, जिसको हम कहते हैं एसेट्स। तो इस तरह से पक्की तलपट के 2 पक्ष हुए। एक पक्ष में कैपिटल लिखा जाएगा, लायबिलिटीज लिखी जाएगी, और दूसरी साइड में यानी राइट साइड में जो है धंधे की एसेट्स दर्शाई जाती है। थोड़ा इसके पॉइंट देखिए। धंधा के प्रत्येक व्यवहार की अंतिम असर, जो भी व्यवहार होगा, आर्थिक व्यवहार होगा, उस आर्थिक व्यवहार की अंतिम असर पक्की तलपट, जिसको हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं, उसमें होती है। यानी उसको फाइनल अकाउंट में हम जब ले जाएंगे तो उसकी असर वहाँ होती है, दोहरी असर। और ये जो असर होगी, उपरोक्त असर होगी, वो पूंजी और दायित्व, जैसा हमने देखा यहाँ पर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, तथा संपत्ति यानी एसेट्स पर पड़ती है। यानी उस व्यवहार की असर दोनों, या तो पूंजी और दायित्व में असर होगी उसकी, और या तो संपत्ति में होगी, ऐसी असर पड़ेगी। और दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार, जहाँ पर हम डबल एंट्री सिस्टम में जितनी रकम उधार कर रहे हैं उतनी भी रकम जमा कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उपरोक्त दोनों अंगों का योग यानी ये पूंजी और दायित्व और संपत्तियां, ये दोनों पक्षों का योग ये हमेशा समान रहता है, दोनों पक्ष का योग एक जैसा मिल जाता है। तो इसी पर से हमारा बना है हिसाबी समीकरण। अब आपको समझ में आएगा। अर्थात संपत्तियां बराबर पूंजी और दायित्व का योग। इंग्लिश में कहें एसेट्स का मतलब संपत्ति यानी ए, बराबर पूंजी का मतलब कैपिटल C, और लायबिलिटीज दायित्व हुआ यानी L। तो A = C+L। तो ये जो हुआ, इसको हम कहते हैं हिसाबी समीकरण। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ, किसका बताएंगे इसके अंदर, हिसाबी पद्धति का, या हिसाबी पद्धति का अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का जो समीकरण है वो है A बराबर C+L। उपरोक्त समीकरण को हिसाबी समीकरण कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, छोटा सा यहाँ लिखा है हमने कि 10,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। अभी आपने व्यवहार पीछे देखा चैप्टरों में, रोजनामचा भी आपने सीखा, तो हमने रोजनामचा में देखा कि इसके 2 असर बताते हैं। अब देखिए इसमें एक असर हो रही है कि रोकड़ 10,000 आती है,
अब रोकड़ क्या है? संपत्ति है। संपत्ति यानी ए, एसेट्स, यानी कि संपत्ति बढ़ेगी। तो संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई? 10,000। फिर उसके बाद है मालिक देने वाला है, तो मालिक धंधे में देता है तो उसको हम पूंजी कहते हैं। तो पूंजी का मतलब हुआ सी। इस तरह कैपिटल सी में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि हुई 10,000। और उसके बाद एल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एल का हमने 0 बता दिया। अब देखिए समीकरण में ए कितना हो गया? ये रहा संपत्ति, देखिए देख रहे हैं 10,000, तो ए कितना हो गया? 10,000। सी कितना हो गया? 10,000। और एल कितना हो गया? 0। तो यानी कि यहाँ 10,000 हुआ, तो 10,000 बराबर 10,000, यानी ए बराबर सी प्लस एल। यानी आप कोई भी व्यवहार XYZ लेंगे, आर्थिक व्यवहार, तो आपको ये समीकरण वहाँ पर अपने आप ही इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। और थोड़ा अभी देखते हैं इसके बारे में, हम कुछ व्यवहार ऐसे रफली देख लेते हैं इसके अंदर समझने के लिए खाली। जैसे हमने क्रम लिखा है, व्यवहार लिखा है, संपत्तियों को ए, पूंजी को सी और देना को या दायित्व को हमने दर्शाया है एल के रूप में। इस तरह हमने दर्शाया है। तो देखिए इसमें जरा, तो इसमें ऐसे व्यवहार लिए कि मालिक पूंजी लाता है तो उसका कैसे असर पड़ेगा? तो मालिक पूंजी लाएगा तो रोकड़ में लाएगा, तो रोकड़ यानी संपत्ति होता है, तो संपत्ति बढ़ेगी। प्लस यानी वृद्धि और माइनस यानी कमी, तो संपत्ति बढ़ेगी। और मालिक देने वाला है तो पूंजी बढ़ेगी और देना पर कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से ए बराबर, यानी जब दोनों समान बढ़ेंगे तो इसका मतलब दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ए बराबर सी प्लस एल। फिर देखिए मालिक आहरण करे तो क्या होगा? धंधे से रोकड़ जाएगी, यानी संपत्ति में कमी होगी। और दूसरा पूंजी में कमी होगी, खर्च से और आहरण से पूंजी घटती है तो सी में कमी होगी। तो दोनों घट रहे हैं, देखो समान घटेंगे दोनों, और दोनों समान घटेंगे तो दोनों पर समान इफेक्ट आने वाली है, एल पर कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह ए बराबर सी प्लस एल बना रहेगा। फिर देखिए माल की रोकड़ खरीद होगी, तो माल की रोकड़ खरीद होने से रोकड़ यानी संपत्ति आएगी, ने खरीद है तो रोकड़ से रोकड़ क्या होगी? जावक होगी। तो रोकड़ शेष में कमी, तो यहाँ पर कमी होगी। और फिर माल स्टॉक खरीदेंगे तो माल स्टॉक आएगा, तो माल स्टॉक की संपत्ति है, तो यानी एक बार संपत्ति घटेगी और फिर एक बार संपत्ति बढ़ेगी। जितनी घटेगी उतनी बढ़ेगी, तो जितनी घटेगी उतनी बढ़ेगी, यानी कि उसका कोई असर नहीं रहेगा। और पूंजी में कोई असर होने वाला नहीं, एल में कोई असर होने वाला नहीं है। तो ये जितना बढ़ा उतना घट गया, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई असर नहीं हुआ। तो इस तरह ये दोनों फिर से बराबर बताएंगे। फिर आगे है माल के साख पर खरीदी, उधार हमने माल खरीदा होगा तो माल स्टॉक आएगा, संपत्ति बढ़ेगी और पूंजी में कोई असर नहीं होगा। और हमने उधार खरीदा है तो हमारा जिम्मेदारी बढ़ेगा, जिस व्यक्ति से खरीदा है उसके प्रति हमारा देना बढ़ेगा। तो जितना संपत्ति बढ़ेगी उतना एल बढ़ेगा और सी पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ए बराबर सी प्लस एल बराबर आएगा। फिर उसके बाद है माल का रोकड़ विक्रय, तो माल का रोकड़ विक्रय होगा तो रोकड़ यहाँ पर बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी और माल स्टॉक घटेगा, क्योंकि माल बेचेंगे तो माल जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर बढ़ेगा और घटेगा, इस तरह से दोनों का मिलाकर बराबर हो जाएगा और पूंजी और दायित्व में कोई असर नहीं होगा। और इस तरह से फिर से बराबर सी प्लस एल बना रहेगा। फिर माल का साख पर विक्रय अगर करें तो माल का साख पर विक्रय करेंगे तो माल घटेगा, यानी संपत्ति घटेगी। और लेना, जिस व्यक्ति के पास से हमको लेना है, जिसको हमने उधार माल बेचा है, तो हमारा लेना संपत्ति कहा जाएगा, तो वो बढ़ेगा। तो देखो एक तरफ संपत्ति घटेगी, एक तरफ संपत्ति बढ़ेगी, यानी उसका असर खत्म हो गया और यहाँ कोई असर होने वाला नहीं है। ए बराबर सी प्लस एल होगा। उस तरह से रोकड़ उपज होती है तो रोकड़ बढ़ेगी, यानी संपत्ति बढ़ेगी और जितनी उपज होगी उतनी पूंजी बढ़ेगी, सी, तो सी में वृद्धि हो गई और एल में कोई असर नहीं हुआ, तो ए बराबर सी प्लस एल कहा जाएगा। और अंत में एक और देख लीजिए, रोकड़ खर्च का भुगतान। अब रोकड़ खर्च का भुगतान होगा तो फिर रोकड़ जो है ए यानी संपत्ति घटेगी, क्योंकि रोकड़ जाएगी और खर्च होने से पूंजी घटेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको लास्ट में कि जितने भी व्यवहार मैंने आपको खाली एग्जाम्पल ये बताए, ये सब बता रहे हैं कि ए बराबर सी प्लस एल, यानी कि संपत्ति में जितना परिवर्तन होगा उतना ही इन दोनों के जोड़ में परिवर्तन होगा। अब इसको हम एक उदाहरण के सवाल के आधार पर करते हैं तो आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। और हमारा प्रयास है कि आपको एक ही वीडियो में ये चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए और आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं इसके अंदर, यहाँ देखिए हमने व्यवहार के साथ में सब यह कॉलम बना करके, पहला कॉलम क्रम बनाया है, दूसरा व्यवहार और रोजनामचा का बनाया है, तीसरा उधार, जमा
उसके बाद कॉलम बनाया, असर क्या पड़ेगी, फिर संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, ये हमने कॉलम पूरा बना दिया है 2 पेज में संलग्न। और अब देखिए इसमें पहला व्यवहार देखिए, इसमें साथ साथ यानी अपने को सब क्लियर होता जाएगा इसके अंदर से। तो इसमें हम देखेंगे तो पहले व्यवहार में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रुपया 80,000 लाकर धंधा शुरू किया, ये व्यवहार है। अब इसका हमको रोजनामा हमने सीखे हैं, तो उसके आधार पर रोकड़ आती है तो रोकड़ खाता उधार करेंगे, मालिक देने वाला है, पूंजी खाता जमा करेंगे, तो रोकड़ खाते उधार, पूंजी खाते जमा। अब इसमें इसका असर क्या होगा, रोकड़ धंधे में आ रही है, देखो रोकड़ में वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा है, रोकड़ बढ़ रहा है, और साथ में पूंजी बढ़ रही है। तो इस तरह से रोकड़, तो रोकड़ में कितनी वृद्धि होगी इसके अंदर अब देखेंगे आप, तो रोकड़ में वृद्धि हो रही है 80,000, ये रोकड़ में हमने 80,000 की वृद्धि कर दिया, 80,000, और कुल अब कितना हो गया 80,000। अब आपको और क्लियर हो जाएगा इसके अंदर से, समझेंगे तब रकम के साथ। फिर देखिए पूंजी कितनी बढ़ेगी, वही 80,000 बढ़ेगी। तो ये देखिए पूंजी हमने बढ़ा दिया 80,000, ये पूंजी बढ़ गई, और फिर इसका टोटल करेंगे तो वही 80,000 रहने वाला है। ठीक है, दायित्व तो देखिए कोई दायित्व नहीं है, जीरो, इसका मतलब इसका भी टोटल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। देख रहे हैं सब। अब देखिए 80,000 यानी ए बराबर सी प्लस एल, यानी 80,000 प्लस जीरो यानी 80,000 आने वाला है। तो आप समीकरण देख लीजिए, ए बराबर सी प्लस एल, 80,000 80,000, समझ में आया आपको। दूसरा व्यवहार देखिए, अब दूसरा व्यवहार है रुपया 20,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। अब यहाँ 20,000 भरकर खाता खुलवाया, तो यहाँ पर बैंक लेने वाली है, हमने रोजनामा में सीखा, तो बैंक खाते उधार किया और रोकड़ जाती है तो रोकड़ खाते जमा हो गया 20,000। असर क्या होगा, बैंक लेने वाली है तो बैंक शेष बढ़ेगा, हमारा जो बैंक में बैलेंस है उसको हम संपत्ति मानेंगे शेष को, तो बैंक शेष हमारा बढ़ेगा क्योंकि बैंक में पैसा गया, और हमारा रोकड़ शेष घटेगा तो रोकड़ में हमारा शेष कम होगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास पहले कितना रोकड़ था 80,000, इसके पहले उसको हम देखिए 80,000 यहाँ ले आए। अब उसमें से बैंक में कितना भर दिए, तो बैंक में भर दिए 20,000, तो 80,000 में 20,000 निकल गया। अब हमारे पास रोकड़ कितना बचा, अब हमारे पास रोकड़ बचा 60,000, यानी रोकड़ हमारा घट गया, 80,000 से कितना हो गया 60,000 हो गया। और फिर बैंक शेष बढ़ा, तो बैंक शेष क्योंकि पैसा बैंक में गया तो बैंक शेष कितना बढ़ गया, जितना हमने भरा, कितना भरा 20,000, तो बैंक शेष 20,000 बढ़ गया। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो अब हमारा हो गया बैलेंस संपत्ति का 80,000 हो गया। ठीक है, पूंजी पहले कितनी थी हमारी, इसके पहले वाले व्यवहार ट्रांजेक्शन में 80,000 थी, तो पूंजी 80,000 थी, और इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो फिर इसका टोटल क्या रहने वाला है 80,000 ही रहने वाला है। देना हमारा क्या था, जीरो था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीरो रहेगा, हो गया। अब देख लिए फिर से 80,000 बराबर 80,000 हो गया, यानी ए बराबर सी प्लस एल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको हिसाबी समीकरण में समझते जाना है। फिर आगे देखिए, अगले है तीसरा व्यवहार है। तीसरे व्यवहार में 40,000 का माल हिमानी के पास से खरीदा, तो 40,000 का माल हिमानी के पास से खरीदा, उधार व्यवहार है, तो खरीद खाता उधार माल आता है और हिमानी देने वाली हिमानी खाते जमा 40,000 रुपये से। असर देखिए, खरीदेंगे तो माल स्टॉक बढ़ेगा, तो माल स्टॉक में वृद्धि होगी, और दूसरा हमारा दायित्व बढ़ेगा क्योंकि हमने माल खरीदा है, तो जो हमारा लेनदार बना उसके प्रति हमारा दायित्व बढ़ेगा। अब असर देखते हैं जरा इसके। असर में देखिए, इसके पहले वाले व्यवहार में हमारे पास रोकड़ कितना पड़ा हुआ, देखिए 60,000, ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये रोकड़ 60,000 है, तो हमने रोकड़ बता दिया 60,000। फिर बैंक से हमारे पास कितना है, पहले 20,000, उसको उतार लिया, यानी ये आपको क्रम से उतारते जाना है तो आपको और क्लियर होता जाएगा। रोकड़ उतार लिए और बैंक से उतार लिए। अब हमारे पास स्टॉक बढ़ रहा है, तो कितने का स्टॉक बढ़ा 40,000 का, तो 40,000 का स्टॉक भी हमारे पास आ गया। ठीक है, और इस तरह से अब हमारे पास 60,000, 20,000, 80,000, और 80,000 और 40,000 1,20,000 हमारे पास हो गया। 1,20,000 का ए हो गया, संपत्ति हो गई। पूंजी देखिए कितनी पूंजी थी, इसके पहले 80,000 थी, कोई परिवर्तन हुआ इसमें नहीं हुआ, तो अब पूंजी कितनी रहेगी 80 की 80,000 रहने वाली है। अब हमारा जो दायित्व बढ़ा, यानी जो हमने माल उधार खरीदा तो हिमानी के प्रति हमारा देना बना, तो वो देना कितना बना, जितने का माल खरीदा है, कितने माल खरीदा हमने 40,000 का, तो 40,000 का हमारा दायित्व यहाँ बना, तो 40,000 हमारा दायित्व हो गया। और इस तरह से टोटल कितना रहेगा, दायित्व 40,000 रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए 1,20,000 संपत्ति हो गई ए, और सी प्लस एल 80,000 सी और 40,000 एल,
दोनों मिला कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 बराबर 1,20,000, ए बराबर सी प्लस एल। हो गया क्लियर। फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसमें व्यवहार है चौथा नंबर। देखिए 30,000 का माल रोकड़ से खरीदा, रोकड़ से खरीदा तो खरीद खाता उधार हो गया 30,000 और रोकड़ खाते रोकड़ जा रही है, माल आ रहा है रोकड़ जा रही है। असर देखिए यहाँ पर माल स्टॉक जो है बढ़ेगा क्योंकि खरीद रहे हैं माल आएगा, रोकड़ जाएगी तो रोकड़ शेष घटेगा। अब इसका प्रभाव देखिए जरा, रोकड़ शेष घटेगा तो हमारे पास पहले कितनी रोकड़ थी, 60,000 थी, उसको हम देखिए यहाँ लाए। उसके बाद हमने खरीदी के लिए कितना चुका दिया, उसमें से 30,000 चुका दिया, तो हमारी रोकड़ अब घट के कितनी हो गई, 30,000 हो गई। तो रोकड़ शेष हमारा हो गया 30,000 और रोकड़ शेष 30,000 हो गया। बैंक शेष देखिए यहाँ पर 20,000, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे उतार लेंगे, तो 20,000 बैंक शेष आ गया नीचे। उसके बाद अब स्टॉक देखिए, तो स्टॉक पहले कितना था हमारे पास, 40,000 था, तो ये 40,000 स्टॉक आ गया और उसमें वृद्धि हो गई, फिर से माल खरीदा हमने 30,000 का, तो अब स्टॉक हमारा कितना हो गया, 70,000 हो गया। स्टॉक हो गया 70,000। और अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 और 20 50,000 और 50,000 और 70,000 1,20,000 हो गया, 1,20,000 हो गया। पूंजी देखिए कितनी थी, 80,000, 80,000 कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वैसे उतार लो 80,000। देना कितना था हमारा हिमानी का, 40,000 था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं हुआ तो वैसे उतार लो 40,000। अब देखिए 1,20,000 इसका हो गया और यहाँ देखिए 80,000 और 40,000 1,20,000 हो गया। तो फिर से वही हो गया, ए बराबर सी प्लस एल कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पर असर स्टॉक बढ़ा और रोकड़ घटी, तो प्लस माइनस के हिसाब से वो 1,20,000 का 1,20,000 ही फिर भी रहा इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे व्यवहार नया लिया, 35,000 का माल जसलीन को 55,000 में बेचा, इस तरह का व्यवहार है इसके अंदर है। तो यहाँ 35,000 का माल बेचा हमने, माल 55,000 में बेचा है, तो वास्तव में माल कितने का है, 35,000 का ही है, तो इसमें हमको लाभ भी हुआ है। तो जो लाभ हुआ उसकी असर में यहाँ पर दर्शा देंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जसलीन खाता, उधार लेने वाले और बिक्री से माल जाए तो बिक्री खाता जमा, तो 55,000, तो जो बिक्री हुई हम बिक्री कीमत से माल बता दिए यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या असर आती है। यहाँ पर हमारी रोकड़, तो हमारे पास रोकड़ यहाँ कितना बचा था, 30,000 बचा था, तो ये रोकड़ हमने यहाँ पर 30,000, हमने माल बेचा तो लेना हमारा बढ़ेगा, जसलीन के पास से लेना बढ़ेगा और स्टॉक हमारा माल जाएगा तो माल स्टॉक घटेगा। तो रोकड़ हो गया 30,000। उसके बाद है बैंक शेष, तो बैंक शेष हमारा पहले कितना था, 20,000, कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको वैसे उतार लेंगे 20,000। फिर उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक हमारा पहले था 70,000, ये देखिए तो 70,000 हुआ और उसमें से 35,000 की कमी हो गई, तो अब यहाँ पर हम कितना बताएंगे, स्टॉक 35,000, यानी 35,000 घट गया। और उसके बाद जो है जसलीन के पास से हमारा लेना, तो जसलीन के पास से हमने कितने माल बेचा, हमने 55,000, तो 55,000 हमारा लेना बन जाएगा उसके पास से, तो जसलीन का लेना हो गया 55,000, ठीक है। तो इस तरह से इसको बता देंगे। और अब पूंजी देख लेते हैं, पूंजी कितनी हमारी थी पहले, 80,000 पूंजी थी, 80,000, और उस 80,000 में अब हम इसके अंदर माल का जो है बिक्री का बताएंगे। तो उस 80,000 में लाभ हुआ है कि, तो हमने कितने माल बेचा था इसको, 55,000 का, तो 55,000 का 35,000 का माल हमने 55,000 में बेचा, तो 55,000 बेचने से लाभ हुआ 20,000 का, तो ये लाभ हम यहाँ 20,000 बता देंगे, 20,000 लाभ बता दिए। और इस तरह से अब ये हो गया हमारा जो इसका पूंजी का था, इसका वो रकम हो जाएगी 1,00,000 रुपये, यानी इसको जोड़कर बताएंगे तब। तो इस तरह से यहाँ पर पूंजी की रकम हो गई 1,00,000, ये रकम हो जाएगी 1,00,000, पूंजी बढ़ गई क्योंकि उसमें लाभ जुड़ गया, 35,000 का माल 55,000 बेचा तो 20,000 का लाभ हो गया। उसके बाद है देना, तो देना हमारा कितना था वही रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, 40,000 का देना था और वो 40,000 ही रहेगा, 40,000। अब 1,40,000 हो गया, इसको जोड़ लेते हैं, इसको फिर से सबको जोड़ लेंगे तो ये भी टोटल कितना आ गया, 1,40,000, 1,40,000। फिर से देखिए, ए बराबर सी प्लस एल, ए बराबर 1,40 और सी और एल मिला के 1,40, तो यानी आप कोई भी व्यवहार करेंगे तो आपको बार बार वो व्यवहार की रकम जो है वो एक जैसी आएगी, यानी दोनों पक्ष का योग कैसा बताएंगे, बराबर।
अब उसके बाद देखिए अगला छठा व्यवहार है। छठे व्यवहार में आपको समझाया गया इसके अंदर कि इसमें 10,000 का माल 18,000 में रोकड़ से बेचा। तो यहाँ पर रोकड़ खाता उधार हो जाएगा 18,000 और बिक्री खाते जमा हो जाएगा 18,000। यहाँ भी लाभ हुआ है 8,000 का, देख रहे हैं आप लोग। तो अब इसमें भी देखते हैं। तो इसमें एक तो रोकड़ में असर होगा, रोकड़ बढ़ेगी और स्टॉक माल जाएगा तो घटेगा। तो रोकड़ हमारी पहले 30,000 थी, उसमें वृद्धि हो गई 18,000 की। तो अब हमारे पास रोकड़ हो गया 48,000, दोनों मिला के ये रोकड़ हो गया 48,000। और उसके बाद बैंक शेष हमारा जो पुराना था वही लेंगे। तो बैंक शेष 20,000 था, तो 20,000 रहेगा, बैंक शेष 20,000। उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन हुआ, 70,000 था स्टॉक में, अपने पहले 35,000 था, उसमें से फिर 10,000 घट गया। तो 35,000 में 10,000 घटा दिए तो अब स्टॉक हो गया 25,000, स्टॉक में कमी हो गई। फिर उसके बाद लेना, अब ये जो लेना हमारा है तो वो लेना हमारा पहले जो था वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जसलीन के पास है तो ये 55,000 ही रहेगा, ये भी रकम वही रहने वाली है। और इस तरह भी इनको जोड़ेंगे सबको तो हो रहा है 1,48,000, 1,48,000। यहाँ देखते हैं पूंजी हमारी थी कितनी, 1 लाख यहाँ पर। तो 1 लाख पूंजी थी, उसको दर्शा दिए जो ऊपर पिछले ट्रांजेक्शन में थी। और 8,000 फिर लाभ हुआ, पूंजी बढ़ी, अब पूंजी हो गई 1,08,000। और इस तरह से देना हमारा 40,000 था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 40,000 और उसको 40,000 ही वो भी रहेगा। देखिए फिर से हो गया 1,48,000, 1,08,000 प्लस 40,000, 1,48,000 हो गया। ए बराबर सी प्लस एल हो गया। यानी आप सावधानी से आप करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ये। यानी बहुत इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से खाली सावधानी से करना है सवाल। फिर देखिए अगला व्यवहार। अब अगला व्यवहार आता है हिमानी को 2,000 का माल वापस किया, हमने खरीदा था वापस कर रहे हैं। तो हिमानी लेने वाली, तो हिमानी खाते उधार और खरीद वापसी खाते जमा, माल वापस जा रहा है। इसमें असर देखिए, हिमानी के प्रति हमारा देना था वो घटेगा क्योंकि हम माल वापस कर रहे हैं, तब उसको उतना नहीं देना पड़ेगा, तो दायित्व तो घटेगा एक। दूसरा अपना स्टॉक जो है वो भी घटेगा क्योंकि माल जा रहा है, तो दायित्व भी घटेगा, स्टॉक भी घटेगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले रोकड़ लेते हैं इसके अंदर। तो रोकड़ हमारा पहले था ऊपर के 48,000, तो रोकड़ वही 48,000 रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद बैंक शेष वही रहने वाला है 20,000, कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद स्टॉक हमारा 25,000 था, तो 25,000 में से 2,000 कम हो जाएगा, तो अब स्टॉक हमारा हो जाएगा 23,000, स्टॉक हो गया। उसके बाद है लेना, तो लेना तो हमारा कोई चेंज हुआ नहीं इसके अंदर। तो लेना के अंदर हम इसमें रकम वही बता देंगे 55,000 लेना। और इस तरह से इन सबको जोड़ेंगे 48,000, 20,000, 23,000 और 55,000, तो जोड़ेंगे तो 1,46,000 हो गया, ये 1,46,000 हो गया। और अब पूंजी में देखिए, तो पूंजी में 1,08,000 की पूंजी है, ऊपर वही उतार लेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 1,08,000 हो गया। और देना, तो देना हमारा जो था उसके अंदर कमी बताएंगे, तो देना हमारा वास्तव में पहले कितना था, ये देखिए 40,000 था, 40,000, इसको हमने माल वापस कर दिया तो इतना कम हो गया, तो कमी हो गई 2,000। अब देना हमारा हो गया कितना, 38,000 का, दायित्व घट गया। अब देखिए 1,46 और इधर 1,08,000 और 38,000 दोनों जोड़ेंगे तो 1,46,000, तो ये बराबर सी प्लस एल, इस तरह हो गया। फिर से फिर देखिए 8वां व्यवहार इसके बाद आता है। 8वें व्यवहार में जसलीन ने 4,000 का माल वापस किया, अब ये हमको माल वापस मिल रहा है, तो हमारा बेचा माल वापस आ रहा है, तो बिक्री वापसी खाता उधार और उसके बाद जसलीन खाते देने वाले खाते जमा 4,000, इस तरह से हो रहा है। तो अब इसके अंदर हम एक तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा और हमारा लेना घटेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ फिर से वही लिखेंगे, रोकड़ हमारा जो था वही चेंज नहीं हो रहा है, तो 48,000, रोकड़ 48,000, बैंक शेष 20,000 जैसे थे। उसके बाद स्टॉक हमारे पास कितना था, 23,000 का था, तो 23,000 के स्टॉक में 4,000 स्टॉक वापस आ गया हमारे पास, तो वृद्धि हो गई, तो 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27,000, स्टॉक हमारा बढ़ गया। फिर उसके बाद लेना, अब हमारा लेना था 55,000, उसमें से 4,000 लेना अब हमको नहीं मिलेगा क्योंकि माल वापस आ गया है, तो 51,000 बच गया भाई। इस तरह से अब 51 बचेगा, तो टोटल करेंगे इसको तो 1,46,000 ही रहेगा ये,
क्योंकि जितना बढ़ा उतना घटा, तो वो वही रहने वाला है। पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो है वही उतार लेंगे। 1,08,000 की पूंजी थी और वही 1,08,000 पूंजी रहने वाली है। देना हमारा था कितना, 38,000 का हो गया था, तो 38,000 ही रहेगा, 38,000। ठीक है, इस तरह से देखिए ये अभी 1,46,000, दोनों का टोटल 1,46,000। यानी आप बार बार वही पाएंगे कि ये हमेशा A बराबर C+L जो समीकरण है उसका अनुकरण होता रहेगा। फिर उसके बाद देखिए अगला 9 नंबर में हिमानी का हिसाब चुका दिया। अब हिमानी का हिसाब कितना था, यहाँ आप देख सकते हैं 38,000 है, ये पेमेंट करना है तो चुका दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपने हिमानी का हिसाब चुका दिया, तो यानी 38,000 चुकाएंगे, तो हिमानी खाता उधार लेने वाले और रोकड़ खाते जमा 38,000। और यहाँ देखिए एक तो हमारा दायित्व घटेगा जो हमने 38,000 का है, और हमारा रोकड़ शेष घटेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास रोकड़ थी, ये देखिए यहाँ से लाए 48,000, उसमें से 38,000 हमारा रोकड़ कम हो गया क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। तो 38,000 निकाल देंगे तो हमारे पास अब रोकड़ कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। रोकड़ बचेगा 10,000। बैंक शेष में कोई परिवर्तन नहीं है, 20,000। फिर माल स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो जो पहले था वही रहेगा, 27,000। और लेना, तो लेना में भी हमारा यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वही रहेगा 51,000, जो है ऊपर है वही रहेगा 51,000 लेना। और इस तरह से इनको जोड़ेंगे तो अब 1,08,000 हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे तो 1,08,000। अब यहाँ देखिए पूंजी हमारी थी 1,08,000, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 1,08,000। देना हमारा था 38,000 और वो 38,000 हमने चुका दिया है, तो कमी हो जाएगी, 38,000 माइनस पेमेंट हो गया, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 1,08,000, 1,08,000, यानी A बराबर C+L, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद बहुत ही आसान है, आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो भी आप सीख सकते हैं इसको। अब देखिए फिर अगले व्यवहार में है जसलीन का हिसाब चुकते हुआ। अब जसलीन का हिसाब अपने पीछे देख रहे हैं, हमारा लेना, ये देखिए हमने लेना बताया, इसके अंदर ये लेना हमारा 51,000 है, तो जसलीन का हिसाब 51,000 रुपये हम पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब उसका हिसाब चुकाने के लिए हमें 51,000 यहाँ मिलेगा, उसका खाता चुकते हुए। तो देखो रोकड़ खाता उधार 51,000 मिला, रोकड़ आई, जसलीन देने वाली, जसलीन खाते जमा। तो यहाँ क्या असर होगी, रोकड़ बढ़ेगा और लेना घटेगा। तो रोकड़ हमारे पास 10,000 था और वृद्धि हुई 51,000। अब हमारा हो गया रोकड़ कितना, हमारे पास हो गया 61,000 हो गया। बैंक शेष हमारा जो पहले था वही रहने वाला है, तो वही रहेगा, तो कितना रहेगा, 20,000 रहेगा, जो पुराना है वही 20,000। फिर माल स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 27,000 का 27,000 ही रहेगा। उसके बाद लेना हमारा कितना था, 51,000, वो कम हो गया क्योंकि हमको पैसा मिल गया। तो अब लेना हमारा कितना बचा, कुछ नहीं बचा, नील हो गया, बराबर। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ करके हमारी जो रकम आएगी, यानी कितना बचेगा, 1,08,000, 1,08,000। यहाँ पर रोकड़ बढ़ी, लेना घटा, कुल मिला के बराबर 1,08,000 आ गया। पूंजी हमारी जैसे थी पहले 1,08,000, और फिर अभी टोटल करने पर वही 1,08,000। देना हमारा नील हो गया था, जीरो, ये जीरो हो गया। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए, रोकड़ खाते उधार और बैंक देने वाली बैंक खाते का, रोकड़ खाते उधार बैंक खाते का। ठीक है, तो यहाँ पर असर होगा, रोकड़ बढ़ेगी और बैंक शेष घटेगा। तो रोकड़ हमारे पास 61,000 है, ये पिछला वाला, उसमें से हमारी रोकड़ 5,000 बढ़ गई। अब हमारे पास रोकड़ हो गई कितनी, 66,000, तो रोकड़ हो गई 66,000। और उसके बाद बैंक शेष बढ़ेगा, तो बैंक शेष हमारा 20,000 था, तो ये देखो 20,000, उसमें से 5,000 कम हो गया क्योंकि बैंक से निकाल लिए। तो अब हमारे पास बैंक में कितना रहा, 15,000 रहा। और माल स्टॉक हमारा कितना है, 27,000 है, तो माल स्टॉक 27,000, और इस तरह टोटल कितना बनेगा, 1,08,000। ठीक है, पूंजी हमारी 1,08,000 है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो उसको भी इसे उतार लेंगे, यानी जो असर होगी वो ये सब दर्शाएंगे। देना में कोई असर नहीं है, तो जीरो। ठीक है, 1,08,000, 1,08,000। आप कोई भी व्यवहार करेंगे वो आपको समीकरण रिपीट होगा ही। फिर अगला देखिए, अगला है 4,000 वेतन चेक से चुकाए। अब वेतन चेक से चुकाए तो वेतन खर्च है, तो वेतन खाता उधार और बैंक खाते का, तो यहाँ रकम हुआ 4,000। तो यहाँ देखिए इसमें खर्च है,
तो खर्च होगा तो पूंजी घटेगी, ध्यान रखना। उपज होगा तो पूंजी बढ़ेगी, खर्च होगा तो पूंजी घटेगी। तो खर्च इसलिए पूंजी घटी। और बैंक शेष अपने चेक से दिए तो बैंक शेष घटेगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर। और रोकड़ हमारे पास 66,000 थी तो वही रहने वाली है 66,000। ये ऊपर से रोकड़ देखिए 66,000। बैंक हमारे पास, बैंक में 15,000 था, उसमें से 4,000 वेतन चुका देंगे तो कमी हो जाएगी। अब हमारे पास बैंक कितना बचेगा, 11,000 बचेगा बैंक में। फिर स्टॉक हमारे पास 27,000 रहेगा, 27,000 रहेगा। तो 7 1 8 6 14। अब हमारे पास कितना बचेगा, 1,04,000, 1,04,000। पूंजी देखिए, पूंजी हमारे पास कितनी थी, 1,08,000 बाकी था। उसमें खर्च हुआ यानी वेतन हमने चुकाया तो उतना हमारी पूंजी में कमी हो जाएगा। तो 4,000 की कमी हो गई। अभी कितना हो जाएगा, 1,04,000 हो जाएगा। ठीक है, देना में कोई असर नहीं होगा तो देना 0 और यहाँ 0। फिर से वही 1,04,000, 1,04,000 इस तरह हो गया। फिर अगला व्यवहार देखिए, 3,000 कमीशन रोकड़ प्राप्त हुआ। अब यहाँ रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाते उधार, कमीशन उपज और कमीशन खाते का। तो यहाँ देखिए क्या असर होगी, रोकड़ वृद्धि होगी और उपज में यानी पूंजी में वृद्धि होगी। उपज बढ़ेगी तो पूंजी बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से पहले रोकड़, हमारे पास रोकड़ 66,000 थी, उसमें 3,000 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब रोकड़ हमारा कितना हो जाएगा, 69,000 हो जाएगा। और उसके बाद बैंक से हमारा जो था 11,000 वही रहने वाला है, 11। स्टॉक हमारा वही रहने वाला है 27,000। ठीक है, और उसके बाद अब 9 1 10 7 17 इसका हम टोटल कर देंगे तो अभी हमारा हो गया 1,07,000, 1,07,000। पूंजी हमारी 1,04,000 थी, 1,04,000 में से कमीशन इसमें हमको आवक हो गई तो उतना हमारा बढ़ जाएगा। तो 3,000 यहाँ पूंजी बढ़ जाएगी, 3,000। और इस तरह से पूंजी कितनी हो जाएगी हमारी, 1,07,000। और देना हमारा कुछ नहीं है तो 0 का 0 रहने वाला है। अब देख लीजिए, 1,07,000 बराबर 1,07,000, दोनों इक्वल हो गई फिर से। फिर उसके बाद एक व्यवहार और इसमें देखिए, 2,500 कमीशन प्राप्त होना बाकी है, अभी मिला नहीं है। तो यहाँ लिखा है प्राप्त होना बाकी है। तो बाकी यानी अपना लेना हुआ, बाकी लेना हुआ तो मिलना बाकी कमीशन खाते उधार 2,500 और कमीशन हमारी उपज है तो कमीशन खाते जमा। असर क्या होगी इसकी, असर होगी हमारा लेना बढ़ेगा और दूसरी असर हमारी पूंजी बढ़ेगी। तो अब इसका असर यहाँ दर्शाएंगे। रोकड़ हमारे पास कितनी थी, 69,000, तो रोकड़ वही तो लेंगे 69,000। बैंक में 11,000, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वही लिख देंगे 11,000। स्टॉक 27,000 जैसे वैसे रहेगा 27,000, कोई परिवर्तन नहीं होगा 27,000। अब मिलना बाकी हमारा लेना बढ़ेगा 2,500 रुपये से, तो 2,500 हमारा ये लेना बढ़ जाएगा। इस तरह से अब इसके अंदर ये खाली इतना परिवर्तन हो जाएगा कमीशन का। तो कमीशन का मिलना बाकी 2,500। अब ये हमारा टोटल करेंगे तो 1,09,500 बन जाएगा, 1,09,500। पूंजी देखिए 1,07,000 थी, उसको यहाँ ले लिए 1,07,000। उसमें हमारे उपज में वृद्धि हुई, कमीशन बढ़ा तो कमीशन के रूप में कितना बढ़ा, 2,500 बढ़ा। तो ये कितना हो गया, 1,09,500, 1,09,500 अपने आप मेंटेन होता जाएगा। और देना हमारा क्या था, तो देना हमारा 0 था तो 0 का 0 रहने वाला है, देना जो था वही रहेगा तो 0। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 1,09,500, 1,09,500 ए बराबर सी प्लस है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए। अगले व्यवहार में आपको लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। खाली व्यवहार आप खाली प्रैक्टिस करते जाना है। 13 नंबर में देखिए, 4,000 भाड़ा चुकाया तथा 1,500 भाड़ा चुकाना बाकी है। इसमें देखिए 4,000 तो चुका दिया और चुकाना बाकी कितना है, 1,500 बाकी है। तो इसकी हम संयुक्त एंट्री कर सकते हैं जैसे हमने सीखा था रोज नामचा में। तो देखिए भाड़ा खाते उधार कुल कितनी रकम है, दोनों मिला के 4,000 और 1,500 यानी 5,500। भाड़ा खाते उधार 5,500, रोकड़ खाते का जो चुकाया 4,000 और जो चुकाना बाकी है अपने दायित्व के रूप में इसको जमा कर दिया 1,500। ये संयुक्त रोज नामचा हो गया। असर देखिए, असर में एक तो खर्च है तो पूंजी घटेगी, फिर रोकड़ चुकाएंगे तो रोकड़ घटेगा और देना हमारा बढ़ेगा। तो इस तरह से ये संयुक्त एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री इस तरह से बनेगी। अब देखते हैं इसमें असर इसकी 69,000 हमारे पास रोकड़ थी, उसमें 4,000 अब कमी हो जाएगी। तो अब हमारे पास रोकड़ कितनी बचेगी, 65,000।
65,000 रोकड़ बचेगी, रोकड़ में ऐसा रहेगा। उसके बाद है बैंक 11,000 का वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद है स्टॉक 27,000 जो है 27,000 स्टॉक, और स्टॉक के बाद लेना हमारा जो है 2500, वो भी वही रहेगा 2500। और अब इनको जोड़ेंगे तो 1,05,500, 1,05,500 इस तरह हो जाएगा। और यहाँ देखिए पूंजी, तो पूंजी हमारी पहले है इसके अंदर 1,09,500, 1,09,500 पुरानी पूंजी इसके पहले वाली, और उसमें से जो हमने भाड़े का जो कमी बताएंगे तो कमी बता देंगे 5,500 रुपये, 5,500 भाड़ा खाते 5,500। तो इस तरह से इसको घटाएंगे तो जो रकम बचेगी यहाँ पर वो रकम का इसके अंदर असर बता देंगे। तो 1,04,000, 1,04,000 कैलसी से हल कर लेने का है। और उसके बाद देना बढ़ेगा। आप देखिए देना में हमारा चुकाना बाकी भाड़ा आ जाएगा, तो चुकाना बाकी भाड़ा हमारा कितना है 1,500, उसको आ जाएगा, तो यहाँ 1,500 हो गया। अब देखिए 1,05,500 और यहाँ पर 1,04,000 प्लस 1,500 बराबर 1,05,500 हो गया। ए बराबर सी प्लस एल, इस तरह से फिर से बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए, अगला है तारीख 14 नंबर पर है, 2,000 का माल दान में दिया, तो दान दिया तो ये भी खर्च है, तो दान खर्च खाता उधार पूंजी घटेगी, और खरीद खाते का माल जा रहा है इसलिए खरीद खाते जमा। असर देखिए खर्च होने से पूंजी घटेगी और स्टॉक घटेगा, क्योंकि माल जा रहा है इसलिए स्टॉक घटेगा। तो इसके लिए अब इसमें सबसे पहले रोकड़, तो रोकड़ अपने पास ऊपर 65,000 है तो वही रहने की 65,000। बैंक शेष 11,000 है, माल स्टॉक 27,000 था, उसमें से 2,000 कम हो जाएगा, तो अब माल स्टॉक बचेगा 25,000। लेना 2500 था वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से माल स्टॉक में खाली इसमें कमी बता देंगे, तो 1,03,500, 1,03,500। पूंजी देखिए पहले हमारी पूंजी थी 1,04,000, 1,04,000, और उस पूंजी में कमी हो जाएगी, तो वहाँ हम कमी बताएंगे जो धर्मादाय माल दिया 2,000 रुपये का, यहाँ 2,000 का माल कम हो जाएगा, यानी इसमें दान खर्च है कम हो जाएगा, तो अब बचेगा 1,02,000। और देना हमारा जो पहले था 1,500 वही रहेगा, 1,500 और इधर 1,500, 1,02,000 और इधर 1,500, 1,03,500, ये भी देखिए 1,03,500, यानी ए बराबर सी प्लस एल हो गया। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखेंगे, 15,000 का फर्नीचर प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट में से खरीदा। यहाँ पर फर्नीचर खरीदा तो संपत्ति आयत उधार, फर्नीचर खाते उधार, प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट खाते का, ये देने वाला उधार साख व्यवहार है। इसमें असर देखिए एक तो संपत्ति बढ़ेगी और दूसरा दायित्व बढ़ेगा, दो असर इसमें आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रोकड़, तो रोकड़ हमारे यहाँ कितनी थी 65,000, उसको उतार लेंगे 65,000। देख रहे हैं आप खाली क्रम से उतारते जाना है। बैंक से 11,000 वही रहेगा, उसके बाद स्टॉक 25,000 वही रहेगा, फिर लेना 2,500, और अब फर्नीचर इसमें बढ़ जाएगा, तो फर्नीचर इसमें कितना बढ़ जाएगा 15,000, ये संपत्ति बढ़ गई। अब हो गया 1,18,500, 1,18,500। पूंजी देखिए पूंजी भी इसमें है 1,02,000, यहाँ पर तो वही उतार लेंगे 1,02,000, कोई परिवर्तन नहीं है तो उतार लेंगे 1,02,000। देना देखिए देना हमारा कितना था 1,500 रुपया पहले पुराना था, और इसमें अब वृद्धि हो गई, उधार फर्नीचर खरीदा 15,000 की वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो 15,000 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,500, 16,500। तो अब इस तरह से जोड़ेंगे तो 1,02,000 और 16,500 जोड़ देंगे तो 1,18,500। फिर से देखिए ए बराबर सी प्लस एल कंप्लीट हो गया। फिर अब उसके बाद व्यवहार नंबर 16 नंबर व्यवहार में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है ₹6,000 पुत्री के कॉलेज की फीस भरे। तो अब ये क्या हुआ, आहरण हुआ, तो आहरण खाता उधार और रोकड़ खाते का 6,000। इसमें असर देखिए
पूंजी आहरण से घटेगी और रोकड़ घटेगा। तो रोकड़ हमारे पास 65,000 है, उसमें से 6,000 निकल जाएगा। तो 65,000 में 6,000 निकलेगा तो 59,000 बचेगा, 59,000। और बैंक से 11,000, स्टॉक 25,000 और लेना 2,500, फर्नीचर 15,000। यानी जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं उसको खाली हमको ऐसे उतार लेना है। हो गया 1,12,500, 1,12,500। पूंजी देखिए 1,02,000 है, पूंजी है 1,02,000। फिर उसमें 6,000 की आहरण हो गया तो 6,000 की कमी हो जाएगी, तो ये बचेगा 96,096। और देना जो था हमारा ये 16,500 था, तो 16,500 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। टोटल में 16,500। और इस तरह 96,000 16,500 जोड़ेंगे तो 1,12,500। तो हो गया A बराबर C+L, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है अगला व्यवहार है, बैंक ने 500 ब्याज जमा किया। तो ब्याज हमारी उपज है तब जमा किया, तो बैंक खाते उधार 500, ब्याज खाते का 500। इसमें क्या होगा, बैंक शेष बढ़ेगा और उपज होने से पूंजी बढ़ेगी, तो दो असर इसमें आएगा। तो अब इसके अंदर अपने पहले रोकड़ इसमें लिखेंगे, तो रोकड़ तो 59,000 ही रहेगा, यहाँ रोकड़ 59,000। बैंक बैलेंस हमारा 11,000 था, उसमें 500 बढ़ जाएगा तो 11,500 हो जाएगा बैंक बैलेंस। और उसके बाद आता है बैंक बैलेंस स्टॉक 25,000 था, वो का वही रहेंगे 25,000। उसके बाद लेना 2,500 था तो वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। फर्नीचर 15,000 था तो 15,000 रहेगा, यानी पीछे जो अपने थी रकम वही उतार लेंगे। और अब हो गया ये 1,13,000, 1,13,000 हो गया पूंजी। अब पूंजी इसमें हमारे पास 96,000 थी, 96,000। उसमें ब्याज उपज बढ़ी तो 500 रुपये उपज बढ़ा देंगे, तो अब पूंजी हो जाएगी 96,500। और देना 16,500 था जैसे, तो एज इट इज रहेगा 16,500 और यहाँ 16,500। अब इसको 96,500 16,500 1,13,000 हो गया। A बराबर C+L। फिर उसके बाद 17 नंबर व्यवहार देखिए, बैंक ने बैंक चार्ज के 200 रुपये उधार किए। तो यहाँ पर बैंक चार्ज के उधार किए तो बैंक चार्ज खर्च हुआ, तो बैंक चार्ज खाते उधार और बैंक खाते जमा। इसमें असर क्या होगा, एक तो खर्च होने से पूंजी घटेगी और बैंक शेष घटेगा। तो अब इसमें रोकड़ तो जैसे वही रहेगा, तो रोकड़ 59 का 59 रहेगा, 59,000। बैंक शेष 11,500 था, उसमें 200 और कम हो जाएगा, इसमें कमी हो जाएगी 200, तो इसमें हो जाएगा 11,300। और स्टॉक 25,000 का वही रहेगा, यहाँ पर लेना 2,500 है और फर्नीचर 15,000 है। बाकी रकम सब नीचे उतार लेंगे और इस तरह से इसका टोटल कर देंगे तो 1,12,800 हो जाएगा, 1,12,800। फिर उसके बाद है पूंजी अपनी है 96,500 पूंजी है, उसमें कमी हो जाएगी 200 रुपये की, ये हो जाएगा 96,300। और देना हमारा कितना था 16,500, 16,500। ठीक है, अब ये देखिए 96,300 16,500 1,12,800 हो गया। इस तरह से फिर से A बराबर C+L। फिर उसके बाद 18वां व्यवहार है, ब्याज का 2,500 पेशगी प्राप्त हुआ, पेशगी प्राप्त हुआ अग्रिम प्राप्त हुआ, समय से पहले प्राप्त हो गया। तो रोकड़ खाता उधार आवक हुई और पेशगी प्राप्त ब्याज अपना दायित्व बन जाएगा, क्योंकि समय से पहले मिल गया है तो देना हो जाता है। इसमें देखिए एक तो रोकड़ शेष बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा, देना बढ़ेगा या दायित्व बढ़ेगा। तो रोकड़ शेष अपना कितना है, पीछे 59,000 है, उसमें 2,500 अपने को बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 61,500। तो रोकड़ अब हमारे पास हो गया 61,500। उसके बाद है बैंक शेष, तो बैंक शेष यहाँ पर जो है 11,300 वही रहेगा, 11,300। स्टॉक 25,000 जो है वही रहेगा, परिवर्तन नहीं है। लेना 2,500 कोई परिवर्तन नहीं है। फर्नीचर 15,000। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे इसके अंदर,
तो अब जोड़ेंगे इसके अंदर तो अग्रिम प्राप्त ब्याज के रूप में, तो ये हो जाएगा 1,15,300, 1,15,300। और उसके बाद पूंजी देखिए, पूंजी यहाँ पर 96,000 है, 96,300, 96,300 पूंजी, कोई परिवर्तन नहीं है तो 96,300। फिर देना हमारा था 16,500। अब उसमें ब्याज का जो दायित्व है वो बढ़ जाएगा, तो वृद्धि होगी कितने रुपए की इसमें, 2,500, तो 2,500 रुपये यहाँ बढ़ा देंगे, 2,500। ठीक है, तो इस तरह से अब ये दायित्व हो जाएगा 19,000। अब देखिए 96,300, 19,000, 1,15,300 हो गया। ठीक है, ये बराबर C+L। और एक लास्ट व्यवहार इसके बाद है, विज्ञापन खर्च का 2,000 पेशगी चुकाया। ये हमने खर्चा पहले चुका दिया, अग्रिम चुकाया, तो पेशगी चुकाया विज्ञापन खर्च खाता उधार, क्योंकि हमारा लेना बनेगा और रोकड़ जारी रोकड़ खाते का, इसमें असर होगा, लेना बढ़ेगा और रोकड़ शेष यहाँ पर घटेगा। तो रोकड़ हमारे पास 61,500 था, तो अब वो 2,000 घट जाएगा तो 59,500 बचेगा, 59,500। और बैंक शेष जो है वही रहेगा 11,300। स्टॉक भी वही रहेगा 25,000। और लेना हमारे पास है 2,500 और उसमें वृद्धि हो गई 2,000 की, तो लेना हो जाएगा बढ़ करके 4,500, लेना में वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद जो है फर्नीचर 15,000 था तो 15,000 रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और इस तरह जोड़ेंगे सबको मिला करके तो वही आएगा 1,15,300। ठीक है, पूंजी देखिए, तो पूंजी यहाँ पर हमारी है 96,300, वही उतार लेंगे 96,300। और इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वही 96,300 रहेगा। और दायित्व तो रहेगा 19,000, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो 19,000 इसको हो जाएगा। और इस तरह जोड़ेंगे तो 96,300 और 19,000, 1,15,300। इस तरह से आपको जो है मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हिसाबी समीकरण A बराबर C+L, ये हमने सभी प्रूव किए कि A बराबर C+L किसी भी आर्थिक व्यवहार की वजह से होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से पहले थोड़ा थियरीज को समझ करके और ये प्रश्न को आप करेंगे तो आप आसानी से तो जो है समझ जाएंगे और सवाल कर भी पाएंगे इसको। और बहुत कठिन नहीं, क्योंकि अपने रोजनामचा अगर हम समझ लिए हैं तो रोजनामचा के आधार पर इसको हमको करना आसान हो जाता है। इस तरह से आप इसको थियरी पढ़ के थोड़ा सा और ये सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।